हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज की जो हमारी क्लास है वो सेट नंबर 4 है हमारे सीजीएल का। एंड आई होप आपने हमारे प्रीवियस 3 सेट सॉल्व कर लिए हैं और आज हम लोग अपना 4th नंबर का सेट सॉल्व करेंगे। और बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरुआत करते हैं। और आपको जो भी डाउट आएगा, कोई भी इशू आएगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को, अपने क्वेरीज को, या आप कुछ और भी कहना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली लिख के हमें बताइए। बहुत अच्छा लगता है आपकी बातें सुन के। ठीक है, अब हम लोगों के बीच का कम्युनिकेशन एक वही है, आप वहीं से मुझे अपनी बातें बता सकते हैं, मैं तो यहाँ से आपको अपनी बातें बता देती हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं। आई होप आप लोग इस बार सिलेक्शन लेंगे और प्रिपरेशन ऑलरेडी की होगी आपने, तो ये आपको बूस्ट कर देगा। डन, लेट्स स्टार्ट। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि मीनिंग बताना है शब्द का। और आपका पहला शब्द है लेब्रिंथ। लेब्रिंथ का मतलब एक्चुअली में क्या होता है ना, अम, आपने कभी ऐसे पजल्स वगैरह सॉल्व किए हैं? जो पजल्स, जैसे ये एक्चुअली रास्ते के लिए आता है, जैसे बचपन में हम लोग एक गेम खेला करते थे। क्या होता था उसमें कि मान लीजिए जो आपका रास्ता है ना वो कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे। ऐसे रास्ते को, और आपको ना यहाँ से शुरुआत करनी है और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट और ये आपका एंडिंग पॉइंट है। आपको यहाँ से मूव करना है, यहाँ से ऐसे कर करके फिर आपको निकलना होगा। तो आप कैसे कैसे जाएंगे कि आप यहाँ से यहाँ आ जाए। तो इस तरीके के पाथ को ना, जो कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स बना दिया गया है रास्ते का, जिसे भूल भुलैया कहते हैं हिंदी में। तो क्या हो गया कि एक कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न है रोड का, एक पाथ का। उस पाथ को क्या कहते हैं? लेब्रिंथ। ठीक है, लेब्रिंथ का मतलब हो जाएगा एक कॉम्प्लिकेटेड वे है। अब आप कैसे जाएंगे कि आप इस रास्ते से पहुंच जाए। अगर मैं यहाँ से एंट्री लेती हूँ तो मैं पहुंच सकती हूँ, फिर मुझे यहाँ जाना होगा। फिर मैं फंस गई तो मुझे यहाँ से ऐसे ऐसे, मैं फंस गई तो मतलब मैं कैसे कैसे जा सकती हूँ कि मैं अपने एंडिंग पॉइंट पे चले जाऊँ। तो ऐसे रास्ते को, जो कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न से बनाया हुआ है रास्ता, ऐसे उलझा हुआ है, भूल भुलैया है, उसको कहते हैं लेब्रिंथ। और यही इसका सिनोनिम होता है मेज। ठीक है। और स्काई स्क्रैपर का मतलब क्या होता है? स्काई स्क्रैपर्स का मतलब होता है वैसी बिल्डिंग्स जो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है ना, वेरी टॉल बिल्डिंग्स। बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग को कहते हैं स्काई स्क्रैपर्स। ठीक है, वेरी टॉल बिल्डिंग, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है उनको कहते हैं स्काई स्क्रैपर्स। और एट द इम्पेस, इम्पेस का मतलब होता है एक डेड लॉक की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। डेड लॉक की सिचुएशन का मतलब क्या हुआ कि अब ना काम आगे ही नहीं बढ़ रहा है, काम में कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं उस प्रोजेक्ट में, जो इन्वॉल्व लोग हैं, वो आपस में अग्री नहीं कर रहे हैं। तो लोगों का डिसएग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट है तो वो लोग आपस में सुन ही नहीं रहे एक दूसरे की। तो अब सिचुएशन कैसी है? डेड लॉक है। क्यों? क्योंकि दोनों तीनों जो भी साइड्स हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, वो कोई भी मतलब कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है। तो सिचुएशन कैसी हो गई है? डेड लॉक की सिचुएशन हो गई है ना। तो वो हो गया हमारा स्काई स्क्रैपर का, टॉल बिल्डिंग्स, जो बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, वो हो गई हमारा। और कौन सा था? मेज का मतलब सेम इसका सिनोनिम ही है। और लेब्रिंथ का मतलब हो जाएगा रास्ते जो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड करके रास्ते बनाए गए हैं, जैसे मियंडर भी होता है। तो कॉम्प्लिकेटेड पाथ को हम कहेंगे जैसे भूल भुलैया, लेब्रिंथ या मेज। तो ये आज का हमारा फर्स्ट वर्ड था जिसका आपको मीनिंग बताना था। सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्या बताना है? ऑपोजिट बताना है आपको। तो ऑपोजिट में आपको बताना है, पहला शब्द, ये शब्द दिया हुआ है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर। हिंदी में इसको कहते हैं बंजर। ठीक है। और बंजर का मतलब क्या हो जाएगा? इनफर्टाइल। इनफर्टाइल है वो। ठीक है। इनफेक्टेंड, अनप्रोडक्टिव। ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फर्टाइल, उपजाऊ। उपजाऊ या फैकेंड, इसका दूसरा हो जाएगा फैकेंड या प्रोडक्टिव। ठीक है। तो बैरन का मतलब होता है बंजर, अनप्रोडक्टिव।
मतलब बंजर है वो जमीन, जमीन भी बंजर होती है जिनमें खेती नहीं हो पाती है, फसल आप उगा ही नहीं सकते, ठीक है, तो वो आपकी कैसी जमीन होगी, वो बैरन हो गई। फर्टाइल को इसको ऑपोजिट होगा, वो तो उपजाऊ जमीनें होती है। देखते हो जो आपकी नदी किनारे होते हैं, जो गंगा किनारे का जो खेत होते हैं वो बड़े फर्टाइल होते हैं ना, तो वो कैसे है, वो बहुत फर्टाइल है, मतलब बहुत प्रोडक्टिव है। लेकिन जमीन बंजर है क्योंकि वहाँ पे इनफर्टाइल है, पैदावार होती ही नहीं है वहाँ पे। और ये फीमेल के लिए भी हो जाता है, जब जो जो स्त्री बच्चे को पैदा नहीं कर पाती है ना, तो उनको भी इनफर्टाइल हो गया, अनप्रोडक्टिव हो गया वो, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर बन जाएगा फर्टाइल, क्योंकि हमसे इसका ऑपोजिट पूछा था। नेक्स्ट क्या है, सही स्पेलिंग बतानी है। आप लोग बताइए ऑप्शन में कौन सा सही आंसर है आप लोग का। आई होप आपने अपना आंसर देख लिया है। अब जरा देखते हैं और आज इसका मीनिंग भी समझते हैं। एक्चुअली ये शब्द हुआ मिसोगाइनस। इसका मतलब क्या होता है, मिस का मतलब होता है हेट करना, और गायन का मतलब होता है, जैसे गायनाकोलॉजिस्ट होते हैं ना, गायनाकोलॉजिस्ट होते हैं जो फीमेल के डॉक्टर्स होते हैं, तो ये गायन रूट वर्ड हुआ, एक गायन का मतलब हुआ फीमेल, ठीक है। तो ऐसे पर्सन या मतलब मिसोगाइनस कौन होते हैं, मिसोगाइनस वो लोग होते हैं जो महिलाओं से क्या करते हैं, नफरत करते हैं, जो महिलाओं से क्या करते हैं, हेट करते हैं, तो दे हेट्रेड वीमेन। तो वो महिलाओं से क्या करते हैं, दे हेट वीमेन, वो महिलाओं को क्या करते हैं, हेट करते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं मिसोगाइनस। सो मिसोगाइनस मीन्स द पर्सन हु, द मिसोगाइनिस्ट, IS की अगर लगा दोगे तो ऐसे व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करते हैं उन्हें कहते हैं मिसोगाइनिस्ट। और मिसोगाइनस OUS लगा हुआ है, एडजेक्टिव है, सो मिसोगाइनस इज द MIS, मिस, गाइन का गाइन और OUS और बीच में O। सो स्पेलिंग याद रखना, मिस, गाइन, बीच में O, फिर O और फिर US। आई होप स्पेलिंग याद हो गई होगी और इसका मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड, आपको क्या बताना है, एरर बताना है इसमें। एरर, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के अनुसार देयर आर अ लॉट ऑफ आंसर्स, मतलब इस चीज को लेके बहुत सारे, अ लॉट ऑफ, देखिए अगर यहाँ पे एक एरर हो सकता था, क्या एरर हो सकता था, अगर वहां पे ऐसे दे दिया होता अ लॉट्स ऑफ, आ लॉट्स ऑफ करके दे दिया होता तो एरर हो जाता। क्यों, क्योंकि आ आर्टिकल हुआ और आर्टिकल हमारा सिंगुलर चीजों को बताता है, तो सिंगुलर के साथ में आप प्लूरल नहीं यूज कर सकते, यानी या तो आ लॉट ऑफ सही होता है या फिर लॉट्स ऑफ सही होता है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी अ लॉट ऑफ ही दिया हुआ है, सो नो प्रॉब्लम, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर साइंटिस्ट के अनुसार देयर आर अ लॉट ऑफ आंसर्स, मतलब बहुत सारे आंसर्स हैं टू इट, इस चीज के लिए मतलब बहुत सारे आंसर्स हैं। तो अबाउट इट नहीं आएगा, इसके बारे में नहीं है, टू इट है। तो ये ऑप्शन नंबर सी में एरर है। यहाँ से एक चीज आपको याद रखनी है, आ लॉट ऑफ को लेके ये भी एक एरर आता है। अगर मान लो अगर आर्टिकल लगा हुआ है तो सिंगुलर लॉट आएगा, अगर विदाउट आर्टिकल है तो फिर लॉट्स आएगा, और दोनों का ही मतलब होता है काफी मात्रा में, इन अ गुड क्वांटिटी, और या फिर इन अ गुड नंबर ऑल्सो, तो काफी मात्रा में या फिर नंबर्स में, ठीक है। बट वहां पे अबाउट का इशू है और ये चीज एक इम्पोर्टेंट थी, तो ये भी मैंने आपको एडिशनल बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिल्डिंग कोलैप्स्ड एट द आफ्टरनून एट अबाउट 4 o'clock। जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो गई, मतलब वो ढह गई, नीचे गिर गई, खत्म हो गई आफ्टरनून में ना। तो आफ्टरनून एक ड्यूरेशन हुआ, आफ्टरनून जो है, आफ्टरनून अगर मैं बात करूं तो 12 बजने के बाद से, 12 बज के मालो, अब 12 बज के 1 मिनट, 12 बजने के बाद से लेके हम जनरली 5 बजे तक हम आफ्टरनून ही मानते हैं, और 5 के बाद से हम लोग फिर नाइट में कंसीडर कर देते हैं। तो देखिए ये तो एक ड्यूरेशन हो गया ना, अच्छा खासा एक ड्यूरेशन हो गया 5 घंटे का, तो ये ड्यूरेशन हुआ। और ड्यूरेशन बताने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, और एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए जैसे एट 12 o'clock या एट मिडनाइट या एट नून, अगर एट नून होगा ना, नून शब्द होगा,
तो वहां पे एट आएगा। क्यों? क्योंकि नून का मतलब हुआ एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं और ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे एट आएगा। जैसे एट 5 ओ क्लॉक, जैसे कि अबाउट एट 4 ओ क्लॉक है ना, तो ये ठीक है क्योंकि एग्जैक्ट टाइम के बारे में बता रहा है। बट आफ्टरनून तो ड्यूरेशन हो गया और ड्यूरेशन के लिए एट नहीं आता। एट आता है जब एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट लोकेशन हम बता रहे होते हैं, और इन आता है जब हम उसका एक ड्यूरेशन बता रहे हैं। जैसे कि अगर आप मॉर्निंग बोलोगे तो मॉर्निंग भी कुछ एक ड्यूरेशन की होती है ना। मान लो अब जैसे सूर्य उदय हो गया, सूर्य उदय के बाद से लेके हम 12 बजे तक मॉर्निंग कंसीडर करते हैं, तो वो एक ड्यूरेशन हो गया। तो वहां पे इन द मॉर्निंग बोलोगे, एट द मॉर्निंग नहीं बोलोगे। हाँ, बट जैसे कि अब सनराइज है, सनराइज का एक फिक्स टाइम है। मान लो जो सूरज है, अब सर्दियां हो रही हैं तो मान लो थोड़ा डिले निकलेंगे, हमको दिखाई देंगे। मान लो हमें 6 बजे निकले तो एट 6 ओ क्लॉक आप बोलेंगे ना। एट सनराइज मतलब एक फिक्स टाइम है, सनसेट एक फिक्स टाइम है। लेकिन मॉर्निंग का एक ड्यूरेशन है और ड्यूरेशन के लिए इन लगाते हैं, एग्जैक्ट के लिए एट लगाते हैं। और यहाँ पे ड्यूरेशन बता रहा है, आफ्टरनून बता रहा है, तो यहाँ पे एट नहीं आएगा, यहाँ पे इन आएगा। इन आएगा तो ऑप्शन नंबर बी में गलती है, तो बी हमारा गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द पुलिस इज, अच्छा ये वाला रह गया ना, दे आर कमिंग स्ट्रेट टू आवर डायरेक्शन। दे आर कमिंग, देखिए दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आई है, आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, बिल्कुल सही है, नो एरर। दे आर कमिंग स्ट्रेट टू आवर डायरेक्शन। अब एक्चुअली आपको टू और टू वर्ड्स के बीच का अंतर जानना होगा। टू वर्ड्स होता है, जैसे आप मान लीजिए, आप देखिए दो सेंटेंसेस में लिख रही हूँ। एक मिनट। आई एम गोइंग टू मार्केट एंड आई एम गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। जब आपने टू मार्केट बोला है तो एक्चुअली में आपकी डेस्टिनेशन ही मार्केट है। आपकी जो डेस्टिनेशन है वो मार्केट है, यानी जो आप एक्चुअली में जहाँ जा रहे हैं, जहाँ आप जा रहे हैं आप मार्केट जा रहे हैं। एक्चुअली में जो आपका जो भी आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, बट आप जो एक्चुअली में आप मार्केट ही जा रहे हैं। तो जब आपको डेस्टिनेशन बतानी होती है तब हम टू का प्रयोग करते हैं। जब हमें डेस्टिनेशन बतानी है, आपको जो आपको फाइनली जो आपको जहाँ पहुँचना है वो चीज़ के बारे में बताना है, तो हम टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन टू वर्ड्स का प्रयोग करते हैं जब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। मान लो आप जा रहे हो अपने स्कूल, लेकिन आप मार्केट की तरफ से होते हुए जा रहे हो, राइट। तो जो ये मार्केट है ये आपका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। आई एम गोइंग टूवर्ड्स मार्केट का मतलब हुआ आप मार्केट की तरफ जा रहे हो, मतलब आप वहां से, हो सकता है आपके रास्ते में से वो होते हुए आएगा, एग्जैक्ट नहीं, आपको मार्केट नहीं जाना है। ये आपका फाइनल लोकेशन नहीं है, ये तो सिर्फ आपके डायरेक्शन में आ रहा है। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन में ये आ रहा है, उसकी तरफ से आप जा रहे हो, एग्जैक्टली वहां नहीं जा रहे हो। एग्जैक्टली आपका जो काम है वो वहां पे नहीं है, बस आप उसकी तरफ से होते हुए जा रहे हो। जैसे सपोज करो, हाँ, आपको स्कूल जाना है और स्कूल के बीच में बहुत सारी लोकेशंस पड़ती हैं। तो अब मान लीजिए आपके फादर को ऑफिस जाना है और उनके ऑफिस के रास्ते में ही आपका स्कूल पड़ता है, तो आपके फादर क्या कहेंगे, आइए मैं आपको ड्रॉप, आओ मैं आपको तुमको ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे स्कूल की तरफ ही जा रहा हूँ ना। तो वो टू वर्ड्स हुआ। बट अगर वो एग्जैक्टली हमारे स्कूल ही चल रहे हो ना, उनको भी कुछ काम हो स्कूल में, तो वो कह देंगे मैं तुम्हारे स्कूल, टू स्कूल मतलब उनको भी उनका डेस्टिनेशन स्कूल ही है। टूवर्ड्स स्कूल मतलब उनका डेस्टिनेशन नहीं है, बस तो वो उनके रास्ते में आ रहा है। तो वो जो यहाँ पे है, दे आर कमिंग स्ट्रेट टू आर डायरेक्शन नहीं होगा, टूवर्ड्स आर डायरेक्शन, मतलब वो हमारी तरफ आ रहे थे, हम उनकी डायरेक्शन नहीं थे, हम उनका एग्जैक्ट लोकेशन, हम इनका एग्जैक्ट डेस्टिनेशन नहीं थे, वो हमारी डायरेक्शन में आ रहे थे।
तो टूवर्ड्स आर डायरेक्शन होना चाहिए, तो बी ऑप्शन में आपका गलती है। टू का मतलब होता है डेस्टिनेशन एंड टूवर्ड्स का मतलब होता है उसकी तरफ, डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला हो चुका था। अच्छा, ये इसमें आपको फिलर मतलब फिलर वाला ही क्वेश्चन है। द पुलिस इज डैश ऑन हिज एक्टिविटी। पुलिस जो है वो उसकी एक्टिविटीज पे, मतलब उसकी जो भी वो काम कर रहा है उसके हर एक हरकत पे पुलिस जो है वो नजर बनाए हुए हैं। तो जब आप किसी को नजर बनाए हुए होते हो, मतलब जब आप किसी को मॉनिटर कर रहे हो, मॉनिटर करना मतलब उसको क्या कर रहे हो, आप वॉच कर रहे हो, मतलब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो कि वो कर क्या रहा है, उसकी एक्टिविटीज को आप नोटिस कर रहे हो, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि उसकी एक्टिविटीज कैसी हैं, वो काम क्या कर रहा है। तो उसको कहते हैं कीपिंग एन आई। कीपिंग एन आई का मतलब क्या हुआ, किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज को जब आप मॉनिटर करते हैं, उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं, उसको कहते हैं कीपिंग एन आई। कीपिंग एन आई। तो जो पुलिस है वो उसके ऊपर नजर बनाए हुए है, उसकी एक्टिविटीज के ऊपर नजर बनाए हुए है। मान लीजिए कोई सस्पेक्ट है, तो अब उसकी एक्टिविटीज को पुलिस क्या करेगी, नजर बनाए रहेगी, उसको देखती रहेगी कि वो सही से काम, मतलब वो कर क्या रहा है एक्चुअली में, मतलब एक्चुअली में उसकी गतिविधियों पे वो नजर बनाए रखेंगे ना। सो दैट मीन्स टू कीप एन आई। तो कीपिंग एन आई, दैट मीन्स टू मॉनिटर, टू वॉच, टू ऑब्जर्व दैट पर्सन और दैट थिंग। सो कीपिंग एन आई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू डैश स्टैम्प कलेक्टिंग। तो क्या तुम स्टैम्प कलेक्टेड में इंटरेस्टेड हो। आर यू डैश, आर यू डैश, तो एक्चुअली यहाँ इंटरेस्टेड होना चाहिए था। आर यू इंटरेस्टेड, यहाँ इंटरेस्ट इन नहीं होना चाहिए, यहाँ इंटरेस्टेड होना चाहिए। आर यू इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड इन का मतलब होता है कि आप उस काम में रुचि रखते हैं, है ना। सो ये पूछ रहा है कि क्या आप स्टैम्प को कलेक्ट करने में ना, क्या आप स्टैम्प को कलेक्शन रखने में, उनको स्टैम्प को कलेक्ट करने में आप इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है इंटरेस्टेड इन, तो इंटरेस्टेड के साथ में क्या आता है, इन आता है। तो ये फिक्स प्रेपोजिशन है, इंटरेस्टेड के साथ में क्या आता है, इन आता है। आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग अ न्यू हाउस। मैं एक नया घर, मैं आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग अ न्यू हाउस, मतलब मैं एक नए घर को खरीदने में क्या हूँ, इंटरेस्टेड हूँ। तो देखिए इन आपका प्रेपोजिशन है, वैसे भी अगर मैं बताऊँ ये फिक्स प्रेपोजिशन की बात है, तो ये प्रेपोजिशन है और इसके बाद में यहाँ पे हमने जेरंड फॉर्म इस्तेमाल, जेरंड इस्तेमाल किया है, क्योंकि एज यू नो कि प्रेपोजिशन के बाद में प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स आते हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे हमने बाइंग इस्तेमाल किया। आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग अ न्यू क्लास। अरे भैया न्यू क्लास कैसे खरीदेंगे हम, न्यू हाउस, क्लास पढ़ाते पढ़ाते क्लास ही रहती है दिमाग में। न्यू हाउस, तो इंटरेस्टेड के साथ में क्या आएगा, इन आएगा। और अगर इसके बाद में कोई भी अगर इसके बाद में वर्ब का आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। अगर वो वर्ब है तो फिर उसको आईएनजी लगा के जेरेंड बना दो। तो मैंने बाय का बना दिया बाइंग, और ये सब चीजें आएंगी डिटेल में, नो प्रॉब्लम। बस आपको याद रखना है कि इंटरेस्टेड के साथ में इन आता है। तो आर यू इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग स्टैम्प, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं स्टैम्प्स को कलेक्ट करने में, तो आर यू इंटरेस्टेड इन आएगा वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर रिपोर्ट डैश माई स्टेटमेंट। जो तुम्हारी रिपोर्ट है ना वो मेरी स्टेटमेंट को क्या करती है, या तो आप मेरी बात को अग्री करोगे, कंफर्म करोगे, या आप कंफर्म नहीं करेंगे। अगर आपकी कोई चीज़ है, आपने मान लीजिए मैंने कुछ बात बोली और उसी बात को एक दूसरी स्टेटमेंट है, दूसरी कोई रिपोर्ट है, तो मेरी बात को क्या कर रही है, हाँ अग्री कर रही है ना, मतलब क्या कर रही है, उसको कंफर्म कर रही है। कंफर्म करना, और देखिए ये तो चलो कन्फर्मेटिंग, कन्फर्मिंग होना चाहिए था, यहाँ पे टिक नहीं आएगा, कन्फर्मिंग आएगा। पहले तो इस का शब्द का मीनिंग जान लेते हैं। कन्फर्म्स का मतलब होता है ऐसे पर्सन जो दूसरे की बातों को क्या करते हैं, अग्री करते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों की बातों को अग्री करते हैं, और वही करते हैं जो वो लोग चाहते हैं ना, मतलब दूसरों की बातों को अग्री करना, सबमिसिव टाइप के जो लोग होते हैं, दैट इज। और एक होता है कंफर्म करना, मतलब उसको सहमत करना। तो जो तुम्हारी जो रिपोर्ट है ना वो मेरी बात को क्या कर रही है, कंफर्म्स। क्योंकि रिपोर्ट क्या है आपका, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ,
तो सिंगुलर वर्ब आएगी तो कन्फर्म हमारा एकदम सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इडियम्स क्वेश्चन आ गया है, टू गेट कोल्ड फीट। अगर आपके पैर ना ठंडे हो जाए, पैर ठंडे हो गए, तो पैर अगर ठंडे हो गए तो अब आपको कैसा फील होगा? फीवर? फीवर नहीं आएगा। फीवर ठीक है, फीवर के टाइम पे ठंडा पैर हो जाता है, बट एक्चुअली में वो मतलब नहीं है, फीवर का कोई लेना देना नहीं है, बॉडी का कोई नहीं। फेलिसिटेट, फेलिसिटेट का मतलब क्या होता है? किसी को ऑनर करना, किसी को आप जब सम्मान देना जो कहते हैं, दैट इज फेलिसिटेट। फेलिसिटेट करना मतलब उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना, प्रेज करना, ऑनर करना, दैट इज फेलिसिटेट। ठीक है। और ड्रेंच्ड, ड्रेंच्ड का मतलब हो जाता है कंप्लीटली जब हम भीग जाते हैं ना, अब बारिश हो रही थी बहुत तेज और आप भीग गए ना, दैट इज ड्रेंच्ड। कब भीग जाना दैट इज ड्रेंच्ड। टू वेट कंप्लीटली। एंड फियर मीन्स टू डर। जब हमारे पैर कोल्ड, जब हमें बहुत डर लग रहा होता है तो हमारे पैर ठंडे हो जाते हैं ना, कहते हैं अरे कैसे ठंडा पड़ा हुआ है। तो ठंडे पड़े हुए हैं, मान लीजिए आपने कोई गलत काम किया और आप पकड़े गए, मतलब आपको पता है कि हाँ आप पकड़े गए हैं, तो आपके पैर, बॉडी एकदम ठंडी हो जाएगी। मतलब बॉडी से ठंडा होना मतलब एकदम सहम जाना ना, आपके अंदर जोश खत्म हो गया, जो गर्माहट है शरीर के अंदर वो खत्म हो गई और एकदम ठंडे पड़े हुए हैं आप। क्यों? क्योंकि आपको क्या लग रहा है? डर लग रहा है। फियर, फियर है, बॉडी में बहुत डर हो गया है, ओ शिट मैन मैं पकड़ा गया तो मेरा पता नहीं क्या होगा, तो बॉडी एकदम ठंडी पड़ गई है। और जब हमारा रिजल्ट आता है तो बॉडी ना एकदम बीमार होते हैं ना, तब भी हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। बीमार हैं लेकिन रिजल्ट आया पॉजिटिव, मतलब हाँ आपका एग्जाम का रिजल्ट पॉजिटिव आया है और आप सेलेक्ट हो गए हैं, तो वो बीमारी पता नहीं कहाँ छूमंतर हो जाती है ना, जो बॉडी ठंडी पड़ी हुई थी वो भी गर्म हो जाती है जब कुछ पॉजिटिव न्यूज़, अच्छी न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है। और हम लोग डर के मारे हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। सो टू गेट कोल्ड फीट, फीट आपके ठंडे हो गए, क्यों? क्योंकि आप डरे हुए हैं ना। फेलिसिटेट वगैरह का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। ड्रेंच का मीनिंग लिख लीजिएगा, जब भीग जाता ना, टू वेट कंप्लीटली, गीले हो जाना, दैट इज ड्रेंच्ड। फियर, फेलिसिटेट, ऑनर, प्रेज, कॉन्ग्रेचुलेट, फीवर तो पता ही है। नेक्स्ट वर्ड है बिसाइड द मार्क। मार्क के पीछे, अगर आप मार्क के पीछे हो, मार्क मतलब कोई स्टैंडर्ड है, जैसे कट ऑफ का एक स्टैंडर्ड है हमारा, कि मान लीजिए अब 200 में से आपको 140 मार्क्स लेके आने हैं, 200 में से 140 मार्क्स लेके आने हैं और आपके मार्क्स आए हैं 138 आउट ऑफ 200। अभी आप क्या हो, आप ये जो स्टैंडर्ड है एक 140 का, जो एक स्टैंडर्ड खड़ा कर दिया है और हम तो भी यहाँ हैं, तो हम इस मार्क के पीछे हैं, हम इस मार्क के पीछे हैं। परफेक्ट तो हम हैं नहीं, रेलेवेंट भी नहीं है। चार्मिंग, चार्मिंग कैसे हो सकते हैं? अगर चार्मिंग कैसे हो सकते हैं तो नॉट टू द पॉइंट, ये एक पॉइंट है, यहाँ हमें पहुंचना था और हम इसके पीछे हैं, अभी हम उस मार्क पे पहुंचे ही नहीं है, हम स्टैंडर्ड से नीचे हैं। तो हम क्या है? अभी उस पॉइंट से नीचे हैं, नॉट टू द पॉइंट है। बहुत ईजी है ये वाला तो, नॉट टू द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन टेंटर हुक्स। अच्छा देखो यार, इसमें ना हुक दिखाई दे रहा है, हुक का मतलब ऐसे समझ लेते हैं, हम सब जानते हैं कि हुक में हम ना अपने कपड़े वगैरह टांगते हैं। अच्छा, ओके ओके। अब क्या हुआ, आपने ना छत पे अपने कपड़े ना ऐसे करके ऐसे कैसे करके टांग रखे हैं, सुखा रखे हैं, मतलब ऐसा मान लेते हैं। और आपको पता है कि आपके एरिया में ना बहुत सारे बंदर वगैरह रहते हैं, तो जब तक आप उन कपड़ों को हुक से उठा के वापस अपने पास नहीं ले आओगे, अपने पास अपने रूम में नहीं रख दोगे, आप कैसे रहोगे? जब तक वो कपड़े उन हुक्स पर टंगे रहेंगे, आप कैसा एक्साइटेड, हैप्पी तो महसूस नहीं करोगे। एंग्री और इरिटेटेड, एंग्री वाली क्या बात है इसमें? सरप्राइज एंड शॉक, सरप्राइज नहीं, कैसे रहेंगे? सस्पेंस में रहेंगे ना, ओ यार बंदर ने मेरा कपड़ा खराब ना कर दिया हो, अरे यार हवा ना चल गई हो, अरे यार ऐसा ना हो गया हो, तो आप सस्पेंस में हैं और आप वरिड हैं, एंजाइटी है आपको बार बार ये कि ये खराब ना हो गया हो। हुक पे जब तक वो टंगा रहेगा तब तक आप सस्पेंस में रहेंगे, शिट मैन ये फट ना जाए, वो नीचे से ना पकड़ने लग जाए कि वो ऊपर से फट जाए। ऐसा आपको क्या हो रही है? आप क्या हो? आप संदेह हो, आपको एंजाइटी है, आपको परेशानी हो रही है, आप वरिड हो, आप चिंतित हो रहे हो। हुक पे कपड़ा टंगा रहेगा, जब तक वो छत के हुक पे टंगा रहेगा तब तक आप चिंतित रहेंगे, सस्पेंस में रहेंगे, वरिड रहेंगे, एनेक्शियस रहेंगे, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। प्लीज याद रखिएगा, हुक पे टांग दिया कपड़ा और जिसने हमको दे दी टेंशन, जिसने हमको दे दी परेशानी, दैट मीन्स इन सस्पेंस एंड इन एंजाइटी। डन। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट वोकैब. लेट्स डू इट. जो हमें प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर, मतलब फादर की प्रॉपर्टी जो मिलती है ना, फादर की जो प्रॉपर्टी मिलती है उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं जो फादर की साइड से हमें मिला है. वैसे आप जानते हो ना, एक होते हैं पैटर्नल और मैटर्नल. मैटर्नल इज रिलेटेड टू द मदर साइड. जो हमारे मामा वगैरह होते हैं तो दे आर मैटर्नल्स ना, मदर साइड के जो रिलेटिव्स होते हैं. एंड पैटर्नल आर फ्रॉम द फादर साइड. तो कैन यू गेस द करेक्ट आंसर? या एब्सोल्युटली राइट. दैट इज द ऑप्शन नंबर ए. पी से पैटर्नल और पी से पैरीमनी. सो पैरीमनी इज द करेक्ट आंसर. तो प्लीज लिख लीजिएगा पैरीमनी. मनी याद रख लो, मनी. पापा से मिल गई मनी. पापा से जो मनी मिली है ना, अगर मान लो प्रॉपर्टी मिली है तो प्रॉपर्टी भी तो मनी ही है. प्रॉपर्टी भी तो मनी है ना. पर मनी मनी मनी, पापा से मिल गई मनी. पैरी पी पैटर्नल. बट पैटर्नल पी मनी, पापा से मिली मनी. तो प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर. फादर से जो हमें मनी मिलती है उसको कहते हैं पैरी मनी. ठीक है. और एरिस्टोक्रेसी का मतलब जो होता है कि जो लोग हाई, जिनका जन्म ही हाई क्लास में होता है ना, नोबल पीपल जिनको कहते हैं ना, उच्च वर्ग के लोग. यस. नेक्स्ट लाइन. हेरिडेटरी तो कुछ भी हो सकता है, कोई बीमारी भी हो सकती है जो हमें जनरेशन टू जनरेशन मिलती रहती है, उसको भी कहते हैं. एंड देन द मर्सिनरी. मर्सिनरी मतलब ऐसे लोग होते हैं जो लोग ना बड़े मनी माइंडेड पीपल, या यू कैन से दीज पीपल्स आर मनी माइंडेड. तो आपका इनका हर एक मेन काम ही होता है मनी को, मनी ओरिएंटेड पीपल होते हैं ये लोग. तो ये हो गया. मैंने चारों शब्द का मीनिंग हो गया. और जो हमारा मेन शब्द पूछा है दैट इज द पैरी मनी. सब पापा से मिल गई मनी और हम हो गए परी. परी परी परी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स. एक ऐसा पर्सन जैसे कहते हैं ना, अरे यार ये क्या औरतों की तरह चलता है तू, अरे यार ये क्या औरतों की तरह. वैसे मुझे पता नहीं है कि औरतों की तरह चलना क्या होता है, फिर भी होता है ना कुछ कैरेक्टर्स थोड़े बहुत, मतलब थोड़े फीचर्स कह सकते हो ना, विमेन्स के फीचर हैं. तो आप क्या दो, एक ऐसा पुरुष जो थोड़े विमेन वाले फीचर्स उसके अंदर है, मतलब महिलाओं की तरह बात करता है, महिलाओं की तरह चलता है. तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं? सवाल ये पूछ रहा है आपसे. देखो, इस शब्द का मतलब हुआ, फिल का मतलब होता है लव. लव. और अभी बताया था गायनी मतलब फीमेल. तो ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं को पसंद करता है, दैट इज फिलोगाइनिस्ट. ये तो होगा नहीं, ये तो वुमेनिश की तरह उसकी आदत है, पसंद की बात नहीं हुई, तो फिलोगाइनिस्ट नहीं होगा. फेमिनाइन, FEM होना चाहिए, FEMININE. एंड द फेमिनिस्ट. फेमिनिस्ट का मतलब हो गया ऐसे व्यक्ति जो इस चीज में विश्वास रखते हैं कि दोनों जेंडर्स इक्वल हैं, मतलब कि जेंडर्स इक्वालिटी में जो बिलीव रखते हैं और फीमेल को भी इक्वल दर्जा दिलवाना चाहते हैं, दैट इज द फेमिनिस्ट. अब नेक्स्ट वर्ड है, ये तो हमारा जैसे मैस्कुलाइन वाला हो गया, तो ये हो गया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाला. तो नेक्स्ट वर्ड हमारा बचा एफिमिनेट. एफिमिनेट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने थोड़े से बिहेवियर में थोड़ा सा कैसा है, औरतों के जैसा है, मतलब महिलाओं के जैसा चलता है, उनके तरह बोलता है, उनके थोड़ी उसकी एक्टिविटीज होती हैं. अब आप देख लो महिलाओं की कैसी एक्टिविटी होती है, तो आप ही लोग जज कर लेना. सो एफिमिनेट का मतलब हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा महिलाओं का जैसा कैरेक्टर फीचर्स उसके अंदर होते हैं. और फिलोगाइनिस्ट प्लीज लिख लीजिएगा, अ पर्सन हु लव्स वुमेन ना, जिसको महिलाएं पसंद हैं. अभी हमने पढ़ा था मिसोगाइनिस्ट. मिसोगाइनिस्ट वो लोग थे जो महिलाओं से नफरत करते हैं, और फिलोगाइनिस्ट वो लोग हैं जो महिलाओं को पसंद करते हैं. फेमिनिस्ट तो वही हो गया जो इक्वल जेंडर में बिलीव रखते हैं. और एक मिनट, हाँ, हो सकता है ये आपको दिख ना रहा हो, सर्कल सर्कल करके. तो हमारा है, तो हमारा शब्द क्या हुआ? एफिमिनेट. एफिमिनेट का मतलब क्या हो गया? ऐसे पर्सन जो अपने कैरेक्टर्स में थोड़े से क्या होते हैं, उनका हाल मतलब थोड़ा बिहेवियर उनका वो मैनिश होता है, दैट इज एफिमिनेट. नेक्स्ट क्या है? हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, मतलब धर्म परिवर्तन. एक धर्म से दूसरे धर्म में जो लोग आ जाते हैं, जो अपने धर्म का परिवर्तन करते हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं? जरा जान लेते हैं. पिलग्रिम तो पता ही है यार, जो डिवोटीज होते हैं ना, जो तीर्थ यात्रा पे जो लोग जाते हैं, दैट इज पिलग्रिम. डिवोटीज वगैरह हो गए हमारे.
और पॉलीथीस्ट, पॉलीथीस्ट देखो पॉली का मतलब मैनी और थियो का मतलब गॉड। तो ऐसे पर्सन जो बहुत सारे भगवान में विश्वास रखते हैं उनको कहते हैं पॉलीथीस्ट। आईएसटी का मतलब पर्सन, पॉली का मतलब मैनी और थियो का मतलब होता है गॉड और आईएसटी का गॉड सॉरी और आईएसटी का मतलब हो जाएगा पर्सन। तो ऐसे व्यक्ति जो बहुत सारे गॉड में बिलीव रखते हैं तो पॉलीथीस्ट, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नाउन हो गया। एंड ये तो प्लीज मैं हटा दूं जरा सा, इसको लिख लीजिएगा। पॉली मीन्स मैनी, थियो मीन्स गॉड और ईस्ट मतलब पर्सन। तो वो पर्सन जो एक से ज्यादा गॉड में बिलीव रखते हैं उनको पॉलीथीस्ट कहते हैं। और उसके अलावा पेलिग्रिम का तो वो तीर्थ यात्रा वाले जो लोग हो गए। और प्रोसेक्लाइट का मतलब होता है वो जो धर्म परिवर्तन जिनका हो गया है ना, जो लोग अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, दैट इज प्रोसेक्लाइट। तो प्रोसेक्लाइट का मतलब हो गया पर्सन जो अपने धर्म को कन्वर्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारे, इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। डू यू हैव, अरे बाबा, होम मनी होम शुगर क्या हो सकता है? डू यू हैव सम शुगर ना, मैं इसको लिख देती हूँ, डू यू हैव सम शुगर, डू यू हैव सम शुगर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सम और एनी के बारे में भी जानना चाहिए। सम को हम पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग करते हैं, एनी को हम नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग करते हैं और एनी का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी करते हैं, इसका भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, बट जब हमें उम्मीद हो क्या कि आंसर मेरा यस में आएगा। दूसरी बात, सम का प्रयोग काउंटेबल नाउन के बाद करते हैं, जैसे कि सम बॉयज आर प्रेजेंट इन द क्लास, तो कुछ लड़के क्लास में प्रेजेंट है, तो सम का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के बाद भी करते हैं। और शुगर तो आप जानते हैं कि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे सम नहीं आएगा, यहाँ पे एनी आएगा। एक तो ये भी पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट हो गया कि एनी का प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने के लिए भी करते हैं, सम का नहीं करते, तो वैसे भी एनी हो गया। अब दोनों में से कैसे भी आपके ब्रेन में क्लिक करे, आंसर सही आना चाहिए। कि सम का प्रयोग पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, सम का प्रयोग काउंटेबल नाउन के बाद किया जाता है और शुगर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो सब सम शुगर के साथ में सम नहीं आ सकता है, तो एनी ही आएगा। तो डू यू हैव एनी, शुगर वहां पे करेक्ट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, यू है हमारा, यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है जिसकी वजह से हमने डू लगाया है। और आप जानते हैं कि डू, डज और डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और जो हैव है हमारा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी टेंस के बारे में एडिशनल बात बता दी और इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डिड यू हैव सम मनी, तब भी सही रहता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लाए को लेके है, मतलब अनट्रुथ को लेके है, तो आपको पता करना है कि अनट्रुथ की बात कर रहा है या लेटने की बात कर रहा है। तो इसमें देखो क्या बात कर रहा है, ईगो लाइड टू ओथिएलो अबाउट हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ के बारे में क्या बोला है, अनट्रुथ बोला है ना, अनट्रुथ के बारे में बात कर रहा है। और अनट्रुथ का लाई, लाइड और लाइड ही होता है, तो ये हुआ अनट्रुथ के बारे में। तो अनट्रुथ की ही बात हो रहा है, लेटने की बात तो हो नहीं रही है, लेटने की बात हो नहीं रही है, तो ये सही है। तो अनट्रुथ के बारे में बात हो रही है, सो नो एरर। डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल द एंटायर स्टोरी इन नटशेल। अच्छा यहाँ पे अंडरलाइन है और इन नटशेल नहीं होता है। पहली बात तो इसका जो पूरा होता है वो होता है इन अ नटशेल, इन अ नट शेल होता है, पूरा जो होता है वो इन अ नट शेल होता है। और नट और शेल, शेल का मतलब हुआ एक कवर, है ना, बहुत छोटा सा कोई कवर है। मान लो आपने अगर पीनट देखी है, मूंगफलियां देखी हैं, तो पीनट में क्या होता है, एक ऊपर उनके छिलका कवर होता है जिसको हम हटा के फिर मूंगफली खाते हैं। तो अब मान लो उसी को हम एक शेल मान लेते हैं और उसको नट का एक शेल माने, पी नट, नट का एक शेल मान लिया उसको। और उसमें ही नट शेल में मैंने आपको अपनी सारी बात
बता दी, मतलब अपनी सारी बात लिख के एक पर्ची पे और मैंने उसको उसमें आपको दे दिया और आपको ना पूरी स्टोरी समझ में आ गई, तो डेफिनेटली उसमें इतना बड़ा कागज तो आ नहीं सकता है। तो मैंने अपनी बात को बड़े शॉर्ट में, बड़े क्रिस्प में आपको बताया होगा ना, एक कंसाइज फॉर्म में मैंने अपनी बात को लिख दी, बहुत ब्रीफ में मैंने मेन पॉइंट्स को आपको लिख दिया कि जो पॉइंट्स आपको पता चल गए तो मेन बात तक आप समझ जाएंगे। तो इन अ नटशेल का मतलब क्या होता है, ब्रीफ में अपनी बात को बता देना ना, कंसाइज में आपने अपनी बात बता दी, कंसाइज, लैकोनिक, है ना, टर्स, तो ये सारे आ जाएंगे। तो इन अ नटशेल का मतलब हुआ बहुत ब्रीफ में, इन नटशेल नहीं होता, इन अ नटशेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल बट सेम टू मी वेदर आई एम ट्रांसफर टू मुंबई और कोलकाता। तो मतलब ये कह रहा है मेरे लिए तो सब एक ही जैसा है, मेरे लिए तो सब एक ही जैसा है, चाहे मैं ट्रांसफर हूँ मुंबई में या मैं कलकत्ता में। भैया ये कह रहे हैं कि हम तो कहीं रहें, हम शहर में रहें या गांव में रहें, हमारे लिए तो सब एक ही समान है ना, चाहे खुशी हो या दुख, हमें क्या फर्क है, हमारे लिए सब समान है, हमारे लिए ऑल वन है, मतलब हर चीज एक ही तरह है, क्या दुख क्या सुख सब एक समान है, तो यहाँ पे हमारे लिए ऑल वन आएगा। Despite his father's financial assistance, he was always hard on। अब देखो आप समझ रहे हो, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, मतलब फादर के फाइनल असिस्टेंस के बावजूद, उसके फादर उसको फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं, मदद करने के बावजूद, डिस्पाइट आपको पता है एडवर्सरी है, एडवर्सेटिव है ये, तो एक बात पॉजिटिव में जा रही है तो एक बात इसके विपरीत जा रही होगी। फादर मदद कर रहे हैं पैसे देके, लेकिन फिर भी उसके बाद वो प्रॉब्लम में ही होगा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में ही होगा। अब हमें पता करना है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम के लिए कौन सा शब्द है, हार्ड ऑन, हार्ड अप, हार्ड अप, अप अप, याद रखिएगा हार्ड अप का मतलब होता है शॉर्ट ऑफ मनी, जब पैसे की कमी होती है ना, शॉर्ट ऑफ कैश, जब पैसे की कमी है ना, पुअर, इम्पोवरिश्ड, हार्ड अप। और आपको पता है डिस्पाइट हिज फादर्स असिस्टेंस, अब उसके फादर के असिस्टेंस के बाद ही वॉज ऑलवेज हार्ड अप। अच्छा थोड़ी सी एडिशनल बात कर लेते हैं, डिस्पाइट, डिस्पाइट हिज फादर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, आपको पता है यहाँ ये प्रेपोजिशन है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये इसका ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, और एक्चुअली में जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो ये है, ही के अकॉर्डिंग वॉज आया है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपको एडिशनल बात बता दी, प्रेपोजिशंस के बाद में प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्ट आते हैं। तो और एक चीज और ध्यान रखनी है जो पेपर में आती है, डेस्पाइट के बाद में कभी भी ऑफ नहीं लगाते और इंस्पाइट के बाद में ऑफ लगाते हैं, इंस्पाइट ऑफ, और इन दोनों का ही मतलब होता है इस चीज के बावजूद, डिस्पाइट हिज फादर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस या इन स्पाइट ऑफ हिज फादर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, आप दोनों में से कुछ भी कहिए आपका आंसर सही रहेगा। लेकिन जब आप डिस्पाइट बोलेंगे या इंस्पाइट बोलेंगे तो इनके बाद में आपको इनका ऑब्जेक्ट चाहिए, इनके बाद में आपको इनका ऑब्जेक्ट चाहिए, क्यों, क्योंकि जो इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशंस के बाद में उनके ऑब्जेक्ट आते हैं, और ऑब्जेक्ट बनने का काम कोई नाउन या प्रोनाउन ही कर सकता है। तो देखिए ये डिस्पाइट है और इसके बाद में कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको दिख नहीं रहा है, तो एक्चुअली में यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही आया है। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डिस्पाइट, ठीक है। और मतलब कह रहे हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट के बावजूद भी वो हमेशा पैसे में कम ही रही है उसको, तो इसका फिर फ्रेजल वर्ब क्या हो जाएगा, हार्ड अप, हार्ड अप का मतलब होता है शॉर्ट ऑफ मनी, शॉर्ट ऑफ कैश। तो इस तरीके से आज हमने ये किया, एक्चुअली आज हमारा आरसी नहीं हो पाया है, टाइप नहीं हो पाया था, तो आरसी आज नहीं है हमारे पास में, कोई इशू नहीं है, आरसी हम किसी इसको वाला जो आरसी के 2016 का अगर एमबी पब्लिकेशन बुक किसी बच्चे के पास है, तो जो 2016 का जो आपका सेट नंबर 4 है ना, आज हमने उसको सॉल्व किया है, ठीक है। एमबी पब्लिकेशन बुक में भी आप देखोगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा।
या आप 2016 का अगर आप सेट देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। सीजीएल का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और कोशिश यही है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। और आई होप कि आप लोग मुझे अच्छे रिजल्ट ला के देंगे। एक अच्छी होप के साथ में हम लोग हमेशा अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो वही रहेगा कि हम भी यही होप के साथ हैं कि रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। आई होप आपको हेल्प हुई होगी, समझ आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है, कोई इशू है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता दीजिएगा। और अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी भेजिए, उनको भी थोड़ी हेल्प मिले। थैंक यू सो मच। अब एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स के प्यार से ज़्यादा और क्या चाहिए। तो आपका इतना ही सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ है। थैंक यू। हैव अ गुड डे।